सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कट्टर शुभचिंतक और पदाधिकारी जिनको आप बोलेंगे, ऐसे हमारे साथ चर्चा के लिए आज सचिन जी बौद्ध हमारे साथ है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। जी सर, अभी 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांशीराम इनके परिनिर्वाण दिवस पर बहन जी की रैली हुई और बहन जी ने भी खुद कहा कि ये बहुत रिकॉर्ड ब्रेक रैली रही है और पूरे मीडिया में भी ये चर्चा हुई कि ये बहुत बड़ी रैली हुई है। वैसे बहुजन समाज के अलावा कोई बहुत बड़ी रैली कर ही नहीं सकता, ये भी बात सच है। लेकिन जब रैली के बाद खबरें निकल कर आई तो सबसे ज़्यादा ये कहा गया कि जो बहुजन समाज पार्टी की रैली थी उसमें बीजेपी के लोग ज़्यादा खुश लग रहे थे, इस तरह की चर्चा भी मीडिया में चली। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते सर कि इतना लंबा अरसा क्यों लगा रैली को। जी। जी सर्वप्रथम क्रांति की आवाज सुनने वाले तमाम श्रोता साथियों को मेरा सादर क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। जी। मैं एडवोकेट सचिन कुमार बालाघाट जिले से ताल्लुक रखता हूं और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन विचारधारा से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि बहुजन समाज इस देश के अंदर लंबे समय से शोषित समाज के रूप में रहा है और भारतीय संविधान ने उन्हें इस देश में अवसर प्रदान किया है कि वो मुख्य धारा में आ सके। और इस मुख्य धारा की स्थिति को बहाल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के साथ माननीय कांशीराम के प्रयासों से यह जो काम है, यह कार्यक्रम में लंबे समय से चल रहा है। इसीलिए मैं इस विचारधारा को का समर्थक हूँ और इसके लिए कार्य करता हूँ। जैसा आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय के बाद यह इतनी विशाल रैली की। लगभग 2012 से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर है और जी। वोट प्रतिशत भी 2012 में 80 सीटें, उसके बाद 2017 में लगभग 17-19 सीटें और उसके बाद 2022 में एक विधायक। और लोकसभा में आज की स्थिति में हमारे शून्य विधायक है। राज्यसभा में तो हमारे कुछ राज्यसभा सांसद है बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी पार्टी है जी। और विचारधारा, क्योंकि विचारधारा हमेशा जीवित रहती है, विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हमेशा जमीन पे जो है सक्रिय रहते हैं। तो उनकी सक्रियता भला ही सीटों में तब्दील नहीं हो पाई हो और उन्होंने अपनी सक्रियता को मैदानी इस मजबूती स्थिति दिखाने के लिए एकजुट नहीं किया हो। लेकिन जब कभी भी बहुजन समाज पार्टी में इस तरह की एक आवाज उठाई जाती है कि हमें अब एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है, जी। समाज बहुत तितर बितर हो गया है, बिखर गया है और समाज को संगठित करके उनमें फिर से जोश और ऊर्जा भरने की आवश्यकता है, तब बहुजन समाज पार्टी इस तरह के करतब करती है। और इस देश के अंदर जितनी भी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ लाखों की तादाद में संख्या में पहुंच जब जन सैलाब उमड़ा है, तो वह बहुजन समाज पार्टी की ही रैलियों में उमड़ा है। इसके पहले जो धिक्कार रैली लखनऊ में हुई थी, यह भी एक रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। उस समय माननीय साहब भी जीवित थे और जी। लखनऊ पूरा जाम हो गया था उस समय धिक्कार रैली के समय। तो जी। ये इस समय फिर से बहुजनों को, बहुजन एक ही एका की रैली माननीय बहन जी ने फिर से एक बार आवाज दी बहुजन समाज को कि हमें अब संविधान के ऊपर, लोकतंत्र पे जिस तरह से हमला हो रहा है और बहुजन समाज के दूसरे तमाम तरह के तथाकथित जो प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं दूसरे दलों से, जो पीडीए की भी बात करते हैं और बाबा साहब का भी नाम लेते हैं, लोकतंत्र और संविधान का हवाला देते हैं जी। अपने दलों मैं से आपको और रोकना उनके। चाहती हूँ सर। पीडीए जो है, जो उन्होंने बनाया, तो जी बहुजन समाज पार्टी के नाम में बहुजन है। बात जब बहन जी ने जितनी भी की तो ज़्यादा से ज़्यादा दलित पर जोर दिया और जो उनके अगेंस्ट में थे तो वो पिछड़े समाज के हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब विरोध जो है वो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने ही किया है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी नाम है, ज्यादातर वो बात दलित समाज की करती है, विरोध ओबीसी का हो रहा है और समर्थन जो है वो सर्वजन का हो रहा है। जी। एक्चुअली सर्वजन में तो बहुजन भी शामिल है, समझ लीजिए आप। सर्वजन मतलब 100% आबादी।
जी। उसमें 85% आबादी बहुजन समाज की है, 15% आबादी, जो 15-85 का फार्मूला हमारे माननीय साहब कांशीराम जी ने लाया और इस देश में बताया कि आपकी संख्या 85 है और स्वर्ण जो है आर्य सब जो आर्यवर्त बनाना चाहते हैं इस देश को, जो 15% है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुजन समाज जो मुख्य धारा से हमेशा बाहर रहा, उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी बनी। अब माननीय बहन जी ने जो अपनी रैली में दलित शब्द पे जोर दिया, दलितों का मतलब हम शेड्यूल कास्ट समझते हैं आमतौर पे, लेकिन दलितों का मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। दलितों का मतलब वंचित वर्ग होता है, उपेक्षित वर्ग होता है, बैकवर्ड क्लास मीन्स डिप्रेस क्लास होता है। जी। और डिप्रेस क्लास में का हिस्सा जो है वो एससी भी, शेड्यूल कास्ट भी है, अदर बैकवर्ड क्लास भी है, और शेड्यूल ट्राइब वर्ग भी है, और भी दूसरे जो वर्ग है जो स्वर्णों में भी मैं कहना चाहूंगा जो कहना चाहिए आर्थिक तौर पे पिछड़े, उन्हें भी आप जो है दलितों की श्रेणी में ला सकते हैं। दलित जो वर्ड है ये एससी कास्ट के लिए निजात किया गया वर्ड नहीं है। तो जी। बहन जी ने अपने इस शब्द के मतलब माध्यम से ये बताना आप था ये कि मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट रहा है सर, और यहाँ पे बहुत क्लियर विचारधारा, जब मान्यवर साहब ने जो कैडर रखा उसमें बहुत क्लियर विचारधारा रही है, इसीलिए 1585 का फार्मूला भी ये हुआ। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, जितने भी चैनल थे उसमें जितने भी थंबलाइन देखे गए, उस थंबलाइन में यही दिखाया गया कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से सपा का विरोध हुआ और बीजेपी जो है उसका समर्थन हुआ। शक्ति प्रदर्शन सिर्फ समाजवादी पार्टी के विरोध में ही हुआ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, जी। और जब ये राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरेगा तो वो केवल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से कॉन्टेस्ट करेगा ऐसा नहीं। जी। यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य तमाम राजनीतिक दल जो उस समय कॉन्टेस्ट चुनावी अखाड़े में होंगे उन सब से हमारा कॉन्टेस्ट होगा। और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा स्पष्ट रूप से इन सभी राजनीतिक दलों से विपरीत है। तो हमारी लड़ाई तो मुख्य सभी दलों से है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस देश के अंदर आज मीडिया के नाम पे ये समझ लीजिए कि एक तरह से स्वार्थ पूर्ति का काम कर रहा है, वो बायस्ड है। जी। उसीलिए कुछ लोगों ने उसके लिए एक नया शब्द निजात किया है, गोदी मीडिया, अर्थात पेड मीडिया। जी। पैसे लेकर या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए एक वर्ग के हितों को ध्यान में रख के ही पूरी न्यूज तैयार की जाती है, और इस देश के बहुसंख्यक वर्गों के हितों की और उनके अधिकारों की कोई बात उन चैनलों पर जिन्हें हम मुख्य मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उसमें नहीं की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया केवल बोलने के लिए है, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से अधिकार दिलाने के लिए, जनता के लिए जो जनता के द्वारा जनता के लिए की जो का सेटअप, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस सेटअप को बेहतर करने के लिए इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया काम नहीं करता। इसलिए, और वो मीडिया, चूंकि उस मीडिया में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 15% जो स्वर्ण वर्ग है, उसी वर्ग के पत्रकार लोग वहां भरे हैं, और वह भी प्रिजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित पत्रकार है। तो उनकी पत्रकारिता पूर्ण रूप से इस देश के अंदर 15% लोगों को, जिनके बड़े बड़े राजनीतिक दल लंबे समय से इस देश की आजादी के बाद सत्ता और ताकत में रहे हैं, वो उन्हें ही ताकतवर बनाने के लिए स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से काम करती है। इसलिए वो मुख्य मुद्दों से देश के बहुसंख्यक लोगों को जो है गुमराह सर, करके उन्हें आज भटकाने का आज काम करती आज है। जो मुद्दे थे, जैसे संविधान का मुद्दा था, अभी सीजेआई का भी मुद्दा हुआ था, तो इस मुद्दे पर आप लोग चर्चा करते हुए नहीं नजर आए, और बहन जी ने मतलब सरकार का, यूपी सरकार का आभार व्यक्त किया। तो वो चीजें जो है, जो वर्तमान में आप सपा का विरोध करेंगे क्योंकि आपका खुद का राजनीतिक दल है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार में जो भी राजनीतिक दल रहता है, तो सबसे पहले लोगों का ये रहता है इंटेंशन कि सरकार का विरोध होना चाहिए। तो आपके तरफ से जो देखिए, जी आभार व्यक्त हुआ, तो उस पे तो सबसे ज्यादा, अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो सबने कहा कि ये बोलने वाली बात नहीं है, ये बी टीम है ही। जी।
देखिए ऐसा है कि अभी दिल्ली में आम चुनाव हुए थे बीच में, दिल्ली प्रदेश में स्टेट के चुनाव हुए। और वहाँ आम आदमी पार्टी लगभग 15 तीसरी बार 15 सालों से सरकार चला रही थी। और 15 सालों की सरकार में वहाँ पे दिल्ली में जो कांग्रेस इस देश की मुख्य राजनीतिक सत्ता में रहने वाली पार्टी है, वह शून्य पे है। और जब दिल्ली में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, तो आम आदमी पार्टी के समझ लीजिए कि बहुत सारी जमानत भी जब्त हुई और बहुत सारे प्रत्याशी हार गए। कांग्रेस को वहां पे जीत नहीं मिली, जी लेकिन उसके वोट प्रतिशत, कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ने से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हार गए और बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे जीत गया। तो जी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो है कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो लोग क्या कहते हैं, लोग जो है अपने अपनी अनुकूलता के हिसाब से जो नैरेटिव सेट करते हैं वो, जी ताकि वह दूसरे दूसरे राजनीतिक दलों को जो है टारगेट कर सके और उनके उनकी जो वोट बैंक है, उनकी जो आवाम है, उनकी जनता है, उनके समर्थक है, उनको गुमराह करके उन्हें डाइवर्ट कर सके मुख्य लाइन से। इसीलिए इस तरह की बी टीम और ए टीम की बातें की जाती है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक एक सांसद के कमी होने से जो है उनकी सत्ता से अटल बिहारी की सरकार को गिराया था। माननीय बहन जी ने जी अपने एक सांसद की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता विहीन किया था। अटल बिहारी की सरकार जो है 13 दिनों की या 13 महीनों की जो सरकार है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वापस लेने के कारण गिर गई थी। जी क्या इसी चीज का बदला लेते हुए नजर आ रही है बीजेपी? बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा दो मुहाने में खड़ी हुई विचारधारा है। एक तरफ ब्राह्मणवाद मनुवाद है और दूसरी तरफ अंबेडकरवाद मानवतावाद है। जी तो मानवतावाद और अंबेडकरवाद जो है वो ब्राह्मणवाद और षड्यंत्रकारी विनाशकारी मानवतावादी विरोधी जो नीतियां है, सामंतवादी जो पूंजीवादी नीति है उसके खिलाफ है। वो इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी नीतियां इस देश में कुछ वर्ग के लोगों को विशेषता प्रदान करके अधिकार देना चाहती है और उसके एवज में वह बहुसंख्यक बहुजन समाज के अधिकारों को छीन लेती है। जी आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। और बड़े पैमाने पे इन्होंने शिक्षण संस्थानों को बंद करने का काम किया है। बड़े पैमाने पे जो केंद्र से और प्रदेशों में जो नौकरियां वैकेंसियां निकलती थी उन्हें खत्म करने का काम किया है। बड़े पैमाने पे इस सरकारों ने जो है इस देश में बड़ी बड़ी संस्थानों का निजीकरण करने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया है, रेलवे बेचने का काम किया, ये अभी बीपीसीएल इन्होंने बेच दिया। तो जितने बड़े सरकारी संस्थान है वो सब ये पूंजीपति वर्गों को देकर, क्योंकि ये खुद भी पूंजीपति वर्ग के ही लोग हैं, जी ये बोलने के लिए तो राजनीतिक तौर पे सबकी भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीयों की जब पार्टी है ऐसा बताते हैं, नाम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी रखा है, लेकिन ये भारतीयों की पार्टी नहीं है, स्वर्णों की पार्टी। इसीलिए नहीं स्वर्णों के लिए विशेष रूप से काम करती है। जी और बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात है, तो बहुजन समाज पार्टी ने जब 2007 से शायद 2012 आपके तक पास उत्तर पद प्रदेश नहीं में, है। आकाश आनंद जी ने जब ऐसे ही बहुत कठोरता से विरोध किया था तो उनको थोड़ा बाजू में कर दिया था। नहीं देखिए अभी हमें माननीय बहन जी के पास सियासत का एक लंबा अनुभव है। उन्होंने इस देश की सियासत को जमीन से उठकर अर्श से फर्श से अर्श तक जाकर देखा है। आज वो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने की प्रबल दावेदार है, उतनी क्षमता रखती है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, देश में भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय आधारित संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ा करके इस देश को सुचारू रूप से सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाने की क्षमता यदि आज की देश में किसी भी राजनेता में है, तो वह शख्सियत बहन जी है, बहन कुमारी मायावती जी है। इस बात को जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य सभी मनुवादी मानसिकता के राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं। इस देश की आधी लगभग 30-35% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश देश का इतना बड़ा राज्य है, जी 403 विधानसभा की सीटें हैं वहां और लगभग 70-80 सीटें जो है लोकसभा की सीटें हैं। हमारे पास जो है साढ़े, यदि 545 सीटों की हम बात करें लोकसभा की, उसमें लगभग
ये समझ जो लीजिए जो आपकी दस प्रतिशत आप सीट। बता रहे हैं जमीनी स्तर पे ये भी प्रूव हो जाता है कि सबसे या इस देश का प्रधानमंत्री भी ये भीड़ जुटा नहीं सकता, पैसे देकर नहीं जुटा सकता, ये सत्य है। फिर ये भीड़ जो है वो वोटिंग में तब्दील क्यों नहीं हुई? क्या रीजन है? क्योंकि अगर हम ऐसे देखते हैं सर, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रदेश में, ये तो सिर्फ खाली लखनऊ का था, पूरे प्रदेश में अभी भी जनाधार जो है वो 19 एक दो इधर उधर हो भी सकते, पर मुझे लगता है बहन जी के एक आवाज पे हर स्टेट में उतना भीड़ दिख सकती है। तो क्या वजह है कि वो सांसद में या विधायक में तब्दील नहीं हुआ? जी। देखिए क्या है कि आज जो ईवीएम मशीनें आ गई हैं, जी। ईवीएम मशीनों के आ जाने के कारण वोटों हमारे जो बैलेट से वोट होते थे और ईवीएम के द्वारा जो बटनों के माध्यम से वोट हो रहे हैं, इनमें बड़े पैमाने पे जो है धांधली की जा रही है। इसका कारण ये है कि आज सॉफ्टवेयर का जमाना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ भी कर किया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि किसी भी तरह की एडिटिंग करके जी। कुछ भी चीजें तैयार करके आपके सामने पेश की जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और इस टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी जिस जिन देशों ने इजाद की थी, मतलब जिन्होंने बनाया, इसका आविष्कार किया, वो देश ईवीएम का उपयोग अपने देश में चुनाव में नहीं करते हैं। कारण जी। उन्हें मालूम है कि इससे किसी जो भी राजनीतिक जो भी इसका दुरुपयोग करना चाहे, वो इसका आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। और ऐसा हमने देखा है कि कांग्रेस ने भी इसका बड़े पैमाने पे जब वो सत्ता में रहती थी तो दुरुपयोग किया है। और अब उनकी बी टीम, कांग्रेस की बी टीम जो है बीजेपी है, क्योंकि दोनों की मानसिकता एक है, दोनों की कार्यशैली एक है, दोनों एक ही कार्यशैली से एक ही एजेंडे को लेकर काम करते हैं। उनका जी। एजेंडा इस देश में बहुजन समाज को मुख्य धारा में सत्ता में आने से रोकना है। उनका एजेंडा इस देश में बहुजन समाज को ताकतवर होने से रोकना है, उन्हें शिक्षित होने से रोकना है, उन्हें अधिकार युक्त लाइफ जीवन जीने से, यापन करने से रोकना है। उन्हें उन्हें वर्णवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था चाहिए, जैसे जैसे पूर्व में हमारे लोग गुलाम हुआ करते थे, तो उस तरह की व्यवस्था वो चाहते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे पूरे देश में, जैसे लखनऊ में रैली हुई, तो पूरे देश में भी जनाधार जो है वो बहुत है। लेकिन ये जनाधार सांसद में, विधायक में जो तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में किसी की भी ताकत नहीं है, मोदी की भी ताकत नहीं है और ना ही राहुल गांधी की ताकत है कि इतना जनाधार जो है वो जुटा सके। तो फिर क्या परिस्थिति मतलब हमारे सामने है कि जिसके कारण हम उसको सांसद में या विधायक में कन्वर्ट नहीं कर पाए? जी। दरअसल ये जो तादाद हमारी रैलियों में आती है, ये हमारे पूरे संपूर्ण राज्य से और देश के अलग अलग राज्यों से एक साथ इकट्ठा होती है, क्योंकि इस तरह की रैलियां अमूमन कम बुलाई जाती है। और ये जो नेता है, ये समर्पित हमारे राजनेता है, मिशनरी नेता है, जो इस देश के अंदर बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके, अपना सर्वस्व बलिदान करके हमारी हमारी आवाज उठाने के लिए अपना जीवन निछावर करके संघर्ष कर रहे हैं। जी। और ये निष्ठा ईमानदारी से संघर्ष करे। जिस समय माननीय राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने जीवन में संघर्ष किया, तो उनके साथ आवाम बड़े पैमाने पर उस समय जुड़ी। वैसे ही बाबा साहब के जमाने में भी उनसे आवाम जुड़ी, लेकिन उन्हें राजनीतिक ताकत, मतलब आप देखेंगे कि उन्हें पराभव, मतलब हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सीधे साधे भोले भाले लोग, जी। बड़ी ताकत इनके पास धन का अभाव होता है और बहुत सारी पैतरेबाजार होता है, निष्ठावान होता है, और ज्यादा टेक्निकली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो कमजोरी में कह लीजिए, या बड़े पैमाने पे इन लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की जाती है, ऐसा इस तरह की के खेल का यह राज्य के चुनावों में शिकार हो जाते हैं। जैसे साहब थे, तो साहब ने कहा कि जिस दिन वोटिंग होता है तो हमारे समाज ने उस दिन फास्ट रखना चाहिए, क्योंकि उसकी रक्षा होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि ईवीएम में भी प्रॉब्लम है, तो फिर इस चीज को, मतलब ये एक वोट का मामला नहीं है या एक बूथ कैप्चरिंग का मामला नहीं है, आपके पूरे देश में
खास करके यूपी में जब आ ही सकते हैं, उससे लगा हुआ पंजाब है जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बहुजन समाज पार्टी का रहता है हमेशा, हरियाणा है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, ये जो स्टेट है। और महाराष्ट्र में एवरेज वोटिंग तो रहा ही है अभी तक। तो ये सारा वोट जो है, जो अभी आंकड़ों में हमको कम दिख रहा है, पर जमीन पे तो सबसे ज्यादा दिख रहा है। आंकड़ों में कम है, जमीन पे सबसे ज्यादा है। तो इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे फिर? अगर साहब थे तब उन्होंने कहा था कि फास्ट रखो लेकिन इसकी रक्षा करो, फिर आप अपने वोटर की रक्षा कैसे करेंगे जी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पूंजीवादी ताकतों से, जिनके पास धन भी है, बल भी है, सत्ता भी है, और उनके पास मिलिट्री भी है, पुलिस भी है, और वो पुलिस को रख के चोरी करवा रहे हैं, मिलिट्री का उपयोग करके चोरी करवा रहे हैं, चुनाव आयोग का उपयोग करके वोटों की चोरी करवा रहे हैं। मतलब तमाम तंत्रों का उपयोग करके वह चोरी करवा रहे हैं। न्याय कैसे मिलेगा या सच्चाई की ताकत कैसे साबित कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है वाकई में। अब इस हालत से निपटने के लिए माननीय बहन जी ने एक फार्मूला दिया है कि कम से कम हर कंस्टिट्यूंसी में या हर बूथ पर 50% वोट बहुजन समाज के पड़े, ऐसा हमें काम जमीन पे करने की आवश्यकता है। ये जो वोट चोरी का मामला है या ईवीएम सेटिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए माननीय बहन जी ने हर बूथ पर 50% वोट बहुजन समाज पार्टी के हक में पड़ना चाहिए। इस तरह का मूल मंत्र बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को दिया कि आपको इस कदर काम करना है, और इस तरह से काम भी होता है। लेकिन कुल मिला के मसला ये है, ईमानदार चुनाव आयोग न होने के कारण, क्योंकि यदि दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं नहीं, और रेफरी पहली पहली बायस्ड बात होगा। जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, चुनाव आयोग ईवीएम मशीन के पहले भी आपको रोकना चाहता था। चुनाव जी आयोग आपको वोट के अधिकार से भी रोकना चाहता था। ये आप रीजन नहीं बना सकते। रीजन ये है, वो रोकना चाहते। आप इस चीज को लेकर किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हो? क्योंकि अगर हमें वोट का अधिकार मिला है तो हमारे महापुरुषों ने कितनी जिंदगी लगाई, ये कोई बताने की बात है नहीं, सबको पता है। गांधी जी नहीं मिलने के लिए जान देने के लिए तैयार थे, और बाबा साहब मिलने के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और इसका मतलब ये जान की लड़ाई है। तो जब जान की लड़ाई है तो महापुरुषों को पता होगा कि इससे क्या होता है। तो वोट के अधिकार से, जैसे आज हम मोदी को राजा बना रहे या कल राहुल गांधी को राजा बनाएंगे, तो राजा बनाने का मामला नहीं है, राजा बनने का मामला है। तो जब राजा बनने का मामला है तो इसकी सिक्योरिटी जो बनना चाहता है वही नहीं करेगा तो पब्लिक तो नहीं करेगी ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हमारे हक का, हमारे अधिकार का, हमारे आत्मसम्मान का, हमारी जिंदगी का मामला है। तो इसकी रक्षा हमें ही स्वयं करनी पड़ेगी। और राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी के रूप में होने से या उसके उसके कार्यकर्ता होने के आधार पर, हमें, जैसे मान्यवर साहब ने हमें आदेश किया था कि आपको वोटों की रक्षा करने के लिए जहाँ पे भी बैलेट बूथ बनाए जाते हैं, और जहाँ पे भी वोटिंग मशीन रखी जाती है या वोटों का संचय होके जहाँ पे लॉक किया जाता है, वहां पे आपको वोट की गिनती तक के वहां पे अपनी अपनी पार्टी की वॉलंटियर फोर्स लगानी है। बहुजन वॉलंटियर फोर्स के कार्यकर्ताओं को साहब का निर्देश था कि आप जहां पर भी हमारे बैलेट पेपर्स की गिनती होगी या जहां पे भी मतपत्र रखे जाते हैं, जिन पेटियों में रखे जाते हैं, तो उन भवनों का आपको चारों हमेशा, जब तक कि वह मत पत्र गिने नहीं जाते, मत पेटी खुलती नहीं है, चुनावी काउंटिंग शुरू नहीं होती है, तो चुनाव वोट डालने के बाद से लेकर चुनाव के परिणाम आने तक आपको अपने वोटों की जगवाली करना है, वहां पे रक्षा करना है, वहां पे पहरा देना है। ये एक तो ये मैनुअल बात है। मैनुअल प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन अभी मैं जी यहाँ पे एक क्लिक पे, आप इतनी दूरी पे है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यही चीज उसी में है। तो वो एक
व्यक्ति ही उसको हैंडल कर पाएगा। और 50 लोगों की या पूरे बूथ पे हमारा 50% वोट है, वो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक क्लिक का मामला है। बहन जी ने कहा कि आने वाले समय में बहुत विरोध हो रहा है, तो ईवीएम हट भी सकती है और हमें तैयार रहना। आपने स्पीच अगर उनका सुना है, तो क्या ये बचाने के लिए, जैसे बहन जी ने बहुत सारी बातें की, तो आपको नहीं लगता कि एक बात ये भी करनी चाहिए थी कि अगर आप लोग हमको रोक रहे, तो हम ये पूरे भारत में अगर ऐसी पब्लिक को खड़ा कर दिया, तो ईवीएम मशीन आपकी हम निकाल कर फेंक देंगे, ये भी ताकत हमारे पास है, क्योंकि हमारे यहाँ वोट की चोरी तो आप ही कर रहे हो। ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था सर? देखिए, माननीय बहन जी ने अपनी इस रैली के माध्यम से जी। बहुजन समाज की एकता को तो साबित किया ही किया, साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि मैंने भी अब कमर कस ली है। जी। कमर, बहन जी इशारों में बात करती है और हर बात खुल के नहीं करती। जी। बहन जी जैसी राजनेता है, वह बहन जी का आप पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट सुनेंगे तो बहन जी ने कहा है हमेशा कि मैं हमेशा अपने पत्ते खोलने पे यकीन नहीं करती हूँ, करके दिखाने में यकीन करती हूँ। जी। और बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली ही है, शासन प्रशासन अनुशासन जो है, यह बहुजन समाज पार्टी का आधार है। जी। तो अनुशासन में रहते हुए कैसे हमें संविधान की रक्षा भी करनी है, अपने लोगों के हक अधिकारों की भी रक्षा करनी है, सत्ता शासन में भी आना है, इस बात का रोड मैप माननीय बहन जी के पास है। और बहन जी ने तो इस बार शुरुआत की है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर होने के बाद जब बहुजन समाज के हक अधिकारों की हकमारी हो रही थी, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार तेजी से भाजपा के शासनकाल में भी बढ़े, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, वहां पे भी बढ़े। और सभी भारत के सभी राज्यों में अत्याचार, अन्याय, हकमारी की वारदातें तेजी से बढ़ने लगी। महिलाओं के साथ जो है उनका शोषण होने लगा, नौकरियां खाई जाने लगी, निजीकरण बढ़ने लगा, पूंजीवाद ताकतवर होने लगा, देश की जीडीपी गिरने लगी। तो इन तमाम मुद्दों को बहन जी ने जो है एड्रेस किया है अपनी इस रैली में। बहन जी ने योगी सरकार को अपने इस कार्यक्रम से पहले चेताया था कि यदि सरकारी संपत्ति का उपयोग सरकारी इमारतों का, स्मारकों का रखरखाव करने में नहीं किया जाएगा तो किस बात के लिए किया जाएगा। इस बात को लेकर बहन जी ने योगी सरकार को एक आदेश दिया, एक एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी के माध्यम से बताया कि सरकारी मद का इस्तेमाल सरकारी स्मारकों को, सरकारी बिल्डिंगों का मरम्मत करके किया जाने के लिए किया जाता है, ताकि उन स्मारकों से जो हमें सरकारी राजस्व मिलता है और उससे जो आम जनमानस को जो लाभ मिलते हैं वो निरंतर मिलते रहे। तो उन बातों को योगी सरकार ने अमल में लाया, उनकी बात मानी। उस बात के लिए ही माननीय बहन जी ने एक औपचारिक शिष्टाचार के आधार पर धन्यवाद किया कि आपने सरकारी इमारतों का, मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक भवन है, डॉक्टर अंबेडकर जो वहां भवन है, बहुत बड़ा, जो बड़े पैमाने पे बहुत हजारों करोड़ों लाखों की तादाद में लोगों को वहां पे समाहित करने की कैपेसिटी रखता है। माता रमाई अंबेडकर मैदान है, उसके रख रखाव से लेके वो तमाम व्यवस्थाओं को देखने का सरकार का काम है, और वो ड्यूटी उन्होंने भलीभांति इस समय इस टाइम पीरियड में की। इसलिए इस तत्कालिक तौर पे बहन जी ने उसका शुक्रिया अदा किया है। तो ये औपचारिक शिष्टाचार है। अब मसला ये है कि जिन राजनीतिक दलों की तरफ से इसके प्रति जो भी निगेटिव प्रतिक्रिया आ रही है और ट्रोल किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें जब भी हाथी खड़ा होता है तो लोगों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हाथी इतना ताकतवर है, अगर ये खड़ा होकर चलने लग जाए तो तमाम जो उनके राजनीतिक मंसूबे हैं वो धराशायी हो जाएंगे, वो दबीदोज हो जाएंगे। वो इस बात से वाकिफ है। इसलिए बड़े, जब से 8 9 9 अक्टूबर के बाद से जी। पूरी की पूरी गोदी मीडिया और तमाम तरह के ये पीडीए के नाटक करने वाले भी जो लोग हैं, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है, और वह इस बात से नहीं, भयभीत है कि जो अगर जो माननीय दौर बहन जी हम लोगों को लगातार। दिख रहा है, जी आप जो बोलना चाह रहे, जो दौर हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन जब आ, एससी और ओबीसी का जब गठबंधन होता है, तो नारा लगता है, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज की जो ताकत है, आपको लगता है कि आज ऐसी स्थिति है कि परशुराम की मूर्ति कौन अच्छी सबसे ज्यादा लगाएगा, वो होड़ आज की तारीख में है। वो दौर था
और आज का दौर है, आपको लगता है कि हम आगे बढ़े या पीछे का सफर तय कर रहे हैं? जी। देखिए, राजनीतिक जो पैंतरेबाजियां है वो एक अलग बात है। हम मूर्तियों मूर्तियों का मामला यहाँ पे नहीं है। मामला है यहाँ पे एक वैचारिकी का है जी। कि कौन सी विचारधारा समाज को एकजुट रख सकती है। संवैधानिक मूल्यों को इस देश में जमीन पे लागू करके इस देश को वास्तव में सोने की चिड़िया या सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, तो वह किस विचारधारा के तहत होगा? वो संवैधानिक मूल्यों के तहत होगा। और संवैधानिक मूल्यों को इस देश में जमीन पे लागू करने का काम हर राजनीतिक दल जो सत्ता में आती है, संविधान की शपथ लेती है, उनका काम है कि वो देश में संविधान के मूल्यों को। आर्टिकल 17 इस देश में भारतीय संविधान की एक धारा है। जी। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता निवारण कानून बना है। लेकिन कानून तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में बना के चले गए। जी। और हर कांग्रेस के हाथ में सौंपा संविधान और बताया कि आपको संविधान लागू करना है। बाबा साहेब ने संविधान सौंपते समय भी चेताया था कि संविधान कितना भी बेहतर और उम्दा क्यों ना हो, यदि उसको लागू करने वालों की सरकारों की नीयत संविधान को लागू करने की नहीं होगी, तो इसकी जो नीतियां है, इसके प्रोविजन है, इसके नियम है, आपके जीवन में प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाएंगे और आप उन समस्याओं से ग्रसित रहोगे, परेशान रहोगे। तो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से आजादी के 75 साल बीत गए, संविधान लागू हुए, लेकिन उनकी धाराओं को, उनके नियमों को, प्रोविजंस को जो जनहित में है, इस देश के लोगों को मानव बनाने के लिए अस्पृश्यता निवारण कितना जरूरी है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आईपीएस अधिकारी हरियाणा में अपने आप को गोली मार लेता है जी। और कारण देता है कि मेरे साथ भेदभाव होता है। इस देश में मेडिकल में हमारे बच्चे जब एससी एसटी के, ओबीसी के बच्चे बड़े पैमाने पे वहां पे तालीम लेने का काम करते हैं, तो उनके साथ जो है इस तरह के अस्पृश्यता का डिस्क्रिमिनेटरी भाव होता है, भेदभाव होता है। उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करते हैं। बहुत सा राहुल इसका राहुल इसका क्या वेमुला से मतलब लेके निकल पायल के आता चौधरी है तक के सर? मामले। इसका क्या इसका मतलब? मतलब यह है जी। इसका मतलब सीधे तौर पे यह है कि जिन भी सरकारों के हाथ में इस देश की सत्ता संचालित करने की ताकत दी हम लोगों ने, उन लोगों ने भारतीय संविधान के नियमों को पूर्णतः जमीन पे लागू करने का काम नहीं किया, जिसके कारण यह इस तरह की जो बीमारियां है, मानसिक मनोरोग जो है अस्पृश्यता को फैलाने का, या जैसे कुंभ में जाके पवित्र होने की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी मन शुद्धि का काम या अपने मस्तिष्क को संत कबीर साहब कहते हैं कि बहुत सी बातें हैं उनकी कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अर्थात मानव मानव एक समान है, तो हम उनमें भेदभाव करने की व्यवस्था क्यों रखते हैं? तो जो राजनीतिक दल इस देश में ताकत से सत्ता में आए हुए हैं, उन लोगों का काम है कि वो संविधान को ढंग से पढ़े सबसे पहले, और उसका अनुसरण करके इस नहीं, देश में वो मानवतावादी संविधान को व्यवस्था। पढ़ने का मसला ही नहीं है सर। जब तिवारी हो या अमित मिश्रा हो, वो बोल रहे कि हमको, या बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने अपनी क्लियर विचारधारा बता दी है, हम मानते ही नहीं, पढ़ने का क्या है? वो मान ही नहीं रहे तो वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि इस देश में आप ये मान के चल रहे कि कांग्रेस इम्प्लीमेंट करेगी या बीजेपी इम्प्लीमेंट करेगी, तो दिक्कत तो यहाँ है ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि दोनों को सत्ता में आपने लाके देख लिया और दोनों ने ही संविधान के धज्जे उड़ाने का काम ही किया है, हमारे लोगों को हक अधिकार खत्म करने का ही काम किया है। तो मुख्य रूप से अब जो लक्ष्य है या जो अब एजेंडा है, वो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का है। और बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी वर्ग को यह सोचने की जरूरत है कि उनको इस देश में किस राजनीतिक दल के साथ जुड़कर इस देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू करना है। उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा आपको सूबा, लगता है जहां ये बहुजन कांग्रेस और बीजेपी को खारिज करके, मतलब उससे मतलब संघर्ष करने की अलग जो हो गए। ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है? जी। मसला यह है कि बिल्कुल ताकत है। लोकतंत्र में संख्या बल मायने रखता है, और संख्या बल जो है वो वास्तव में 85% बड़ा होता है 15% से। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि जो हमारा 52% साथी है, उसमें बड़े पैमाने पे मान्यवर साहब और इस मूवमेंट की ताकत से उस विचार का प्रचार हुआ है। आज हम राजकुमार भाटी जी को भी अगर सुनते हैं, तो वह भी स्पष्ट रूप से ओबीसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति तो है, और व्यक्ति होने के साथ साथ वह बड़े स्पष्ट रूप से उन तमाम व्यवस्थाओं को चुनौती भी देते हैं और उसको कटाक्ष भी करते हैं।
जो मानवता को गिराने का काम करती है, उनके अधिकार छीनने का काम करते हैं। तो बहुत से ओबीसी वर्ग में बड़े पैमाने पे जागरूकता, ये क्या है, ये सदियों की गुलामी, जी। सदियों की गुलामी है, ये बरसों से नहीं, बरसों में नहीं जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। जी। लेकिन अब और इसके लिए जिस तरह से हमें समर्पण के साथ, त्याग के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मान्यवर साहब ने जो जीवन त्यागा, जीवन में जो समर्पण दिखाया, जो त्याग तपस्या की, उस तपस्या का परिणाम है कि एक राष्ट्रीय दल मिला, और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में हमारी 4 बार सरकार बन पाई। और उत्तर प्रदेश में वहां पे हमने जो है मानवतावादी व्यवस्था को लागू किया लंबे समय तक, और लोगों ने उसकी व्यवस्था का प्रभाव भी देखा कि किस तरह से उन्हें इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता होती है, तो हमने वहां के ब्राह्मण वर्ग के लोगों से, ठाकुर वर्ग के लोगों से पूछा उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर तरीके से यदि कोई लागू कर सकता है तो माननीय बहन जी लागू कर सकती है, जो जो उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में लागू किया था अपने शासनकाल के दौरान। जी। आज भी वहां पे मैं हमने कई सारी आज घटना, आज वहां के लोग लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है परेशान है। ये बुलडोजर बाबा की जो स्थितियां बताई जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लताड़ लगाई है कि बुलडोजर चलाना किसी तरह की समस्या का निराकरण नहीं है। अगर बुलडोजर ही चलाना है तो फिर कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। तो तो इसीलिए बुलडोजर चलाना, बुलडोजर की जगह फिर जूता चलाना सर, हाँ, यही। इसीलिए बुलडोजर की जगह जूता जो चल गया है, तो अब वो इसका जूता जो चल मतलब गया है है। जिस समाज का, देखिए कि कोई भी समाज का अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न क्यों होता है, वो समाज की शक्ति कम होती है। तो ये जो सारे वाकयात दिख रहे हैं कि उस समाज के पास राजनीतिक दल होना एक शक्ति का प्रतीक होता है। अगर आप समझते हैं तो वो राजनीतिक दल की शक्ति अगर कमजोर होती है तो आपको नहीं लगता इस तरह की घटनाएं भी उसी का परिणाम है? तो आप अभी, मतलब लास्ट एंड में हम ये चाहते हैं कि आप अभी इन सब से निकाल कर एक, आज अभी जब बहन जी ने कमर कस ही ली है, तो किस तरह सिनेरियो बनाएंगे आने वाले समय का भारत का? जी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज, जिसने बहुजन समाज पार्टी की कथनी और करनी दोनों को जिया है, महसूस किया है, बदलाव उन्होंने जीवन में देखा है, उन्होंने जी। समाज में भी व्यवस्था में परिवर्तन देखा है, बहुजन समाज की विचारधारा, वैचारिकी की ताकत को के बढ़ने के बाद, तो इस बात के असर से वो वाकिफ है। अब मसला यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर का कार्यक्रम था, जो माननीय कांशीराम साहब ने बताया, कि बाबा साहब ने कहा कि विचार का बीज बोना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार का पौधा ही जो है वह इस देश में मानवता की फसल को इस देश में लहलहाएगा। तो विचार कौन सा? विचार मानवता का, समता का, बराबरी का, भागीदारी का, भाईचारे का। जी। तो यह विचार संविधान में तो है, और राजनीतिक दलों की कार्यशैली में, उनके एजेंडे में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के अलावा। तो बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे और कार्यशैली में यह विचार था, और इस विचार को कैडर कैंप के माध्यम से जगह 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 बोया जाता है बड़े पैमाने पे। काशीराम साहब ने अपने जीवन में अंतिम समय तक कैडर लिए, माननीय बहन जी ने कैडर लिया, और बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। जी। तो इस केडर के कार्यक्रम को हमें गति देने की जरूरत है। तेजी से हम जितने ज्यादा केडर ले सकते हैं, ले पाए, उतना अंधविश्वास, पाखंड और अशिक्षा दूर होगी, अज्ञानता दूर होगी। बहुजन समाज में जब शिक्षा की जागृति आएगी, हक अधिकारों की समझ बढ़ेगी, और क्यों स्वाभिमानी समाज बनाना जरूरी है, क्योंकि स्वाभिमानी समाज ही सम्मान की कीमत समझता है, अन्यथा सीजीआई जैसे व्यक्ति पे भी जूता चल जाता है, आईपीएस भी अपने आप को गोली मार लेता है। तो पावर आपके पास कितना बड़ा है, इस बात का मामला मायने नहीं रखती, मायने ये बात रखती कि आप कितने जागरूक है और कितने जुझारू है, कि स्वाभिमान से मरना पसंद है, कायरता से गोली मारना या जूता खाना पसंद नहीं है। जी। तो इसलिए हमें विचार का प्रचार, जो कबीर का विचार है, मानवता का विचार है, तो दुनिया चल रही है, मानवता है तो भाई, तो दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इन विचारों को ताकतवर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का, जो मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का कैडर का कार्यक्रम चलाया था, उसे ताकत से हमें बड़े पैमाने पे समाज के लोगों को आगे आके अपने अपनी जिम्मेदारी समझकर कैडर कैंप के कार्यक्रम को करना चाहिए। फूले साहू अम्बेडकर, संत कबीर, संत रैदास जी, चोखा मेला,
और बाबा साहेब के संवैधानिक व्यवस्थाओं को कैसे हम लागू करेंगे, उसके लिए आपसी भाईचारा कैसे बनेगा, उस जी, बात को कैडर के द्वारा हमें लामबंद करना पड़ेगा। तब जाके इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने का, लोकतंत्र को बचाए रखने का जो है कार्यक्रम और सिलसिला कामयाब हो पाएगा। जी, और बहुजन समाज पार्टी की ये छोटी सी रैली, मतलब छोटी सी तैयारी से इतनी बड़ी रैली हुई, तो बड़ी तैयारी से कितना बड़ा धमाका होगा और तब मनुवादी दलों को क्या तकलीफ होगी आप समझ सकते हैं। तो माननीय बहन जी ने कमर कस ली और बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन जी के आदेश, बहुजन समाज पार्टी की उस रैली से पूरे प्रदेशों में जो है फैल चुके हैं और पूरे कार्यकर्ताओं ने, सभी ने अपनी अपनी कमर कस के अपने काम पे लग चुके हैं। कैडर जो है अब तेजी से चालू भी हो गए हैं और आने वाले वक्त में हम इस 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में इस देश में अपनी बहुजन समाज की 21वीं सदी हमारी और अब बहुजन की बारी है, तो बहुजन की बारी इस देश में फिर से हुकार भरेगी, हाथी फिर से चिंगाड़ेगा और दिल्ली पहुंचेगा। ऐसी उम्मीद और अपेक्षा रखते हुए मैं जी, यही संदेश देना चाहता हूँ अपने लोगों को। जी। ये थे सचिन जी बोस, जो एडवोकेट भी है और बसपा के बहुत, मतलब ऐसा कह सकते कि बहुत ही अच्छे समर्थक भी है, प्रचारक भी है और खुद कैडर लेते भी हैं। और उन्होंने कहा कि अभी बसपा की आंधी को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी विरोधी ताकतें उसका विरोध करे, लेकिन जो कांशीराम जी जो साहब है, उन्होंने जो चिराग हमें कैडर का चिराग दिया है, उससे हम आने वाले समय में पूरे भारत में हाथी की रोशनी फैलाने वाले हैं। सर, आपने यहाँ आकर हमसे बातचीत की और समाज को भी अपने जो गलतफहमियां थी या कोई कुछ सच्चाई थी, दोनों तरफ की बातें भी पहुंचनी चाहिए, और इसलिए आपने बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जी, जी।